बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय प्रोफेसर त्यागी जी, मेरे मित्र भाई डॉक्टर देशमुख जी, मनोज राजे जी। डॉक्टर साहब को मैंने आके कह तो दिया था कि काला टीका लगा लें, लेकिन ये क्योंकि मैं जब भी आता हूँ उनसे ये हमेशा निवेदन करता हूँ कि मेरी नज़र ज़रूर लगेगी आपके इस स्थान को, और स्थान से ज़्यादा विचार को, कि जिस स्थान को बनाने के लिए जो विचार आपके पास है, जो आपका समर्पण है और जो आपकी इच्छा शक्ति है, वो अद्भुत है। नहीं तो इस तरह का स्थान लंबे समय तक बनाए रखना, उसको गतिमान रखना, डायनेमिक बनाना, ये संभव नहीं। उसकी कृपा के बिना तो संभव नहीं है। वो तो कृपा है ही, लेकिन वो कृपा बहुत से लोगों पे होती है, लेकिन उस कृपा के बाद इच्छा शक्ति चाहिए, जो विवेकानंद जी कह गए। कृपा सब पे है, हर भारतीय पर है, इच्छा शक्ति। उस इच्छा शक्ति का आप प्रदर्शन करते हैं। तो ये तो काला टीका नहीं लगाए, हम सब ताली इनके लिए एक बार बजा देंगे तो काला टीका लगाएंगे। तो आज निश्चित रूप से 12 जनवरी युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हमने 1984 से इसको प्रारंभ किया भारत ने मनाना। 40 वर्ष, लगभग ये 40वां वर्ष है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का। स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती होगी मेरे ख्याल से, है ना? 161 वर्ष हो गए, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का ये 40वां वर्ष है। अच्छा विचार था, इस कारण से कम इस दिन इस देश में लगभग हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय में इस विषय पर, स्वामी विवेकानंद जी के विषय पर चर्चा होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम चर्चा होती है, इतना तो है। लेकिन संतोष इस बात का है कि चर्चा होती है, क्योंकि चर्चा होगी ही नहीं तो फिर तो और गड़बड़ है। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, तभी दूर तक जाएगी जब निकलेगी। चर्चा होगी तो निश्चित रूप से उसमें से चर्चा का हमेशा फायदा ही होता है। जो हमारे यहाँ कहा गया है कि संवाद कायम रहना चाहिए, बना रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, क्योंकि जब संवाद होता है तो ही बातें आगे बढ़ती हैं, कुछ ना कुछ उसमें से चीज़ें निकलती हैं। अगर अबोला हो गया तो फिर संबंधों में बर्फ जम जाती है। इसलिए ज़रूरी है हम सब बात करते हैं, करते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में मैं फिल्म हमने जो देखी, उनका पूरा जीवन, उन्होंने क्या प्रमुख काम जो भी किए, स्थापित किए, सारी चीज़ें विस्तार से हैं, पढ़ने को भी मिलता है। आजकल तो सभी अखबारों में, टीवी चैनल्स पर और मीडिया में बहुत कुछ उपलब्ध है, जो आज के दिन भर से चल रहा है, हम सब लोगों को इस विषय में मालूम है। अच्छी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी इस भारत भूमि के एक ऐसे महापुरुष हैं, बहुत कम ऐसे महापुरुषों का भाग्य रहा है, उनमें से वो एक ऐसे सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जिनके बारे में इस देश में अभी भी बचपन से लेकर के बच्चों को भी कहीं ना कहीं स्कूल में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। बहुत कम ऐसे महापुरुष हैं, वो सौभाग्यशाली है। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कारण कुछ भी होंगे, मैं कारणों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन हैं वो ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में स्कूल शिक्षा के समय से बच्चों को इतना ज्ञान होता है कि हाँ, एक महापुरुष हमारे देश के थे। विस्तृत जीवन के बारे में भले ही बाद में अपनी रुचि से लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जो जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस भले ही 40 वर्ष से मनाया जा रहा है, लेकिन विवेकानंद जी की 161वीं जयंती है और उन्हें गए हुए 122 वर्ष हो गए। ठीक, 1902 और हम इस समय 2024 में हैं, तो 122 वर्ष हो गए उन्हें गए हुए। और अगर जीवित होते तो आयु 161 वर्ष। कोई व्यक्ति 122 साल पहले, एक शताब्दी पहले, सवा शताब्दी पहले इस धरती से चला गया, लेकिन आज भी उसके विषय में नई पीढ़ी में भी कोई बच्चा स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ता है, विषय पढ़ता, उनका चित्र एक आध देख लिया, कर लिया, उसके बाद भी जरा सा पढ़ने और जरा सा उनके चित्र देखने के
कारण से ही एक बच्चे के मन में भी उस व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण पैदा होता है या उत्सुकता पैदा होती है। ये मैं बात उस आधार पे कह रहा हूं जहां विवेकानंद जी ने पश्चिम में जो अपनी वो उन्होंने पश्चिम और पूर्व का जो संघर्ष बहुत पहले से इस विश्व में चलता आ रहा था, उस संघर्ष में जब वो 1893 में शिकागो गए और वहां उन्होंने जिस तरह से उसके बाद लंबे समय वहां रहे वो, और पश्चिम में जिस तरह से उन्होंने मान्यता पूर्व के विचार की मान्यता, पहली बार पूर्व के विचार को विश्व ने पश्चिम ने माना, क्योंकि पश्चिम ने माना तो पश्चिम को पहले माना गया और मान करके फिर उसकी स्वीकार्यता हुई, तो हमारे यहाँ भी फिर उसकी स्वीकार्यता पूर्व में बनने लगी। लेकिन जिस कारण से स्वामी विवेकानंद जी माना गया, वो ऐसा तो था नहीं कि वो विचार जो लड़ाई थी वो ज्ञान और विज्ञान की, वो सिर्फ ज्ञान और विज्ञान। पश्चिम ने जिस कारण से पूर्व को हमेशा दोयम दर्जे का माना या मानता रहा, अभी भी मानता रहा, उसका कारण सिर्फ एक ही बात है, वह विज्ञान, सिर्फ विज्ञान। कार्टेशियन डिवाइड बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ठीक, ये एक्स और वाई एक्सिस पर कार्टेशियन डिवीजन हम सबको पता है भाई। हाँ यार, मतलब वो हाँ रहने दो। तो कार्टेशियन डिवाइड जो थी उसको पश्चिम ने कहा कार्टेशियन डिवाइड बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, लेकिन क्योंकि उनके लिए रिलीजन शब्द था, हमारे यहाँ तो रिलीजन है ही नहीं, हम लोग तो धर्म शब्द कहते हैं, और धर्म का पर्याय रिलीजन नहीं है अंग्रेजी में, धर्म धर्म है, धर्म रिलीजन नहीं हो सकता, ये हम सब समझते हैं, धर्म धर्म। लेकिन वो उसी को जिसको हम कहते हैं, उन्होंने रिलीजन कहा, वो अपने रिलीजन को ही मानते थे, तो रिलीजन, और इसलिए मैं रिलीजन शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि जनरली वो होता वैसा ही है। विज्ञान और धर्म के बीच में एक डिवीजन हमेशा पश्चिम ने रखा, और विज्ञान को, खासकर वैज्ञानिकों ने, बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिकों ने उसको, बहुत से वैज्ञानिक माना ही नहीं कि जो धर्म है इसका काम अलग है और विज्ञान अलग है, विज्ञान सिद्ध होता है, धर्म सिद्ध नहीं करने वाला, रिलीजन सिद्ध नहीं होता, वो तो एक किताब में लिखा है या किसी ने कहा है, आप किसी की लिखी कही बात को मान रहे हैं, वो मान्यता है, और ये सिद्धांत है विज्ञान। तो पश्चिम ने विज्ञान से हर चीज़ को बता करके अपने आप को सुप्रीमेसी रखने की कोशिश की, और एक लंबे समय तक जो अभी भी राइट यही है, विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दो के बीच की ये है कि दोनों अलग अलग है, विज्ञान अलग है, धर्म अलग है, रिलीजन, जिसको मैं रिलीजन को बात ज्ञान इसलिए कह रहा हूँ कि हम उसको ज्ञान मानते हैं, धर्म हमारे लिए, हम लोग जिस सनातन परंपरा के भारतीय धरती के लोग हैं, हम लोग मानते हैं कि ज्ञान ही धर्म है, यही धर्म है। और ज्ञान जो है, जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से ज्ञान का प्रारंभ होता है, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि ज्ञान जो है वो तो निरंतरता है, विज्ञान सिर्फ उसको सिद्ध करता है और कुछ नहीं है, हेंस प्रूव्ड, विज्ञान सिर्फ इतना है, ठीक। क्योंकि बहुत सारे मैथमेटिशियंस और इन सब ने तो लड़ाई चलती थी, पश्चिम की और इसकी जो लड़ाई थी, क्योंकि ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया जाता था पश्चिम में, विज्ञान की प्रभुता वैज्ञानिकों ने स्थापित की थी, और वैज्ञानिकों ने करी, उसके बाद सारी चीज़ चलती रही। मैं तो उन्होंने, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पश्चिम को ये बताया कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, विज्ञान के मूल में उसका जो आधार है वो ज्ञान है, वो अध्यात्म है, या वो धर्म है, या तुम उसको कहो रिलीजन है, वो आधार है, तुम्हारा हो या मेरा हो, वो रिलीजन इस विज्ञान का आधार है, उसके बिना विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो है वो सिर्फ और सिर्फ ये इसको सिद्ध करने की बात है। क्योंकि आज भी एक प्रश्न, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये एक व्यक्ति जो 39 वर्ष की अवस्था में
चला गया, आज से 122 वर्ष पहले इस धरती से चला गया, वो आज भी किन कारणों से जीवित है। तो सिर्फ मुझे जो लगता है कि हमारी आज जिम्मेदारी क्या है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं और जिस पीढ़ी में हमको लगता है कि हम तक विवेकानंद जी जैसे आए, मेरी पीढ़ी तक विवेकानंद जी जैसे आए, ऐसे ही मैं अगली पीढ़ी को विवेकानंद जी सौंप करके जाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी मुझे लगती है। और मनोज जी ने आज वो काम किया है कि हम किसी भी माध्यम से आज उन पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के साथ में हम उनको आगे सौंप रहे हैं। विवेकानंद जी को हमने क्या समझा और विवेकानंद जी को क्या समझा जा सकता, कितना समझना आवश्यक है। बहुत सी बातें हैं जिस मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य एक है, ठीक। हमारे यहाँ तो आदित्य स्रोत में कितने नाम हैं सूर्य के, है ना। तो मैं किसी एक नाम से सूर्य को नहीं जानता, बहुत सारे नाम, बहुत सी भाषाओं में सूर्य को अलग अलग कहा जाता, कितने नाम हैं सूर्य के, हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही है, उसका काम भी एक ही है, वो एक ही जैसा है। नाम कुछ भी दे दो, तो स्वामी विवेकानंद इस भारत के, इस धरती के वो सूर्य हैं कि वो सूर्य हैं। हम अलग अलग नामों से, अलग अलग किसी भी तरह से जो भी विचार भारतीयता का आगे बढ़ाएंगे, वो अपने आप में वो विचार स्वामी विवेकानंद होगा। स्वामी विवेकानंद व्यक्ति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद विचार है। और उससे आगे बढ़ के मैं कहूँ उस विज्ञान की भाषा में, जिस विज्ञान ने अभी तक इस प्रश्न को नहीं खोजा, जो हमारा अध्यात्म, स्वामी विवेकानंद जी जिस पर जोर देते थे, जिसकी चर्चा करते थे, हमारा वेदांत, वो वेदांत जो बहुत पहले जिस प्रश्न को हल कर चुका, 10,000 वर्ष की अवधि तो वैसे ही निकली हुई है, लेकिन पहले हल कर चुका। विज्ञान आज भी उसको खोज रहा है, ठीक है, जिस दिन खोज लेगा उसका फार्मूला आ जाएगा, E=mc²। आइंस्टीन ने, मैंने इसलिए इसका जिक्र किया, फिर बाद में आऊँगा इस पर, क्यों आइंस्टीन के इस फार्मूले का मैंने जिक्र किया। तो ये उन्होंने जो खोजा, विज्ञान जिसको अभी भी खोज रहा है कि हम कहाँ से आए और हम कहाँ जाएंगे, ठीक। अभी तक विज्ञान इसके निष्कर्ष, बिग बैंग, बिग क्रंच, इसके बीच में ही है, ठीक है। हाइपोथेसिस है कि बिग बैंग से ये सृष्टि पैदा हुई, ठीक, ब्लैक होल से, बिग बैंग से सृष्टि पैदा हुई और बिग क्रंच जाकर के इसका समापन है। यही टोटल थ्योरी है विज्ञान की अभी तक। लेकिन हमारा अध्यात्म, वेदांत, विवेकानंद जी जिसकी चर्चा करते थे, जिस पर जोर देते थे, तो कि ये तो संभव ही नहीं है। एक है, एक, जो भी एक है, उस एक के कंपन से ही, उस एक के प्रहार से ही तत्व, मैटर और प्राण और तत्व, ये दोनों उससे पैदा हुए। और प्राण और तत्व जिसको हम कहते हैं, ऊर्जा और मैटर, ये दोनों से ही फिर पूरी सृष्टि की रचना हुई। और सृष्टि की रचना निरंतरता है। ये वन टाइम क्रिएशन नहीं है, दिस इज नॉट वन टाइम क्रिएशन, दिस इज साइक्लिक मूवमेंट। एक साथ कई ब्रह्मांड हैं, कई ब्रह्मांड बने हैं और संभवतः है कई यूनिवर्स की। आज विज्ञान और आज की टेक्नोलॉजी अब कह रही है यूनिवर्स नहीं, मेटावर्स। हम तो कब से कह रहे हैं कि ये मल्टीवर्स है। कितनी अनंत ये होंगे ब्रह्मांड हैं, कितने यूनिवर्स हैं, अनंत ब्रह्मांड एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये मेरा वेदांत, मेरा ज्ञान से कहता आ रहा था। तो ये उन्होंने पहले से कहा। जिस ज्ञान को उन्होंने विवेकानंद जी ने बात कही, वो विवेकानंद जी विज्ञान के उस विषय को लेकर के जब बात करते हैं, तो मैं इसलिए कहता हूं कि इसलिए पश्चिम ने उसको माना विज्ञान। और कहाँ से बात शुरू होती है? आइंस्टीन की, जो मैंने जिक्र किया कि क्यों उनकी स्वीकार्यता बढ़ी, क्योंकि वो दौर था, उस समय पर ये बात चल रही थी जब 1893 में आप शिकागो गए और वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद रुके, कई वर्षों तक वो वहाँ रहे। इसी दौरान 1896 में उनकी भेंट वहाँ होती है प्रसिद्ध वैज्ञानिक टेस्ला से, ठीक, केल्विन। ये वो नाम है जो विज्ञान क्षेत्र में है, उन लोगों को इन नामों से परिचित हैं कि टेस्ला क्या थे। और
वो लोग कुछ इनके विचार से प्रभावित हुए, उनसे चर्चाएं हुई। तो ये जो विचार था स्वामी जी का, ये कोई स्वामी जी ने, उन्होंने कहा कि भाई मेरा ऐसा विचार नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा। जो हम ज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान को कहा गया है कि विज्ञान तो एक सिद्धांतों से प्रतिपादित कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन ज्ञान यूनिवर्सल, ये कंटिन्यूटी है, ये सृष्टि के उत्पन्न होने के साथ ही आया है और ये शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया, जिसको कि स्क्रिप्ट्स कहते हैं। स्क्रिप्चर्स के द्वारा इधर उधर कहा गया, सुना गया, सहेजा गया, एक से दूसरे तक ले जाया गया, और जो अलग अलग महापुरुषों ने, संतों ने, किसी ने कहा है, वो ज्ञान है। और उसको फिर समय पर जब शब्द हुए, भाषा बनी, लिख दिया गया, लिख के सहेज दिया गया। ये नॉलेज, ये ज्ञान है और ये सत्य है, सनातन है। तो उन्होंने उसके लिए जब बात कही, जो हमारे नसादिया सूक्त में जो बात कही थी, उसमें जो कंसेप्ट बताया गया, जिसको स्वामी जी ने वहाँ पर प्रस्तुत किया था पश्चिम के सामने, आनीद वातम स्वध्या तदेकम सूक्त है। आनीद वातम स्वध्या तदेकम, द ओनली वन दैट देयर वॉज, जो मैंने पहले बताया आपको, हैमर्ड इटसेल्फ टू ब्रिंग आउट द क्रिएशन। और ये हमारे उस सूक्त में पहले कहा गया, ठीक। फ्रॉम दिस स्वामी जी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्राण एंड आकाश। प्राण और तत्व का उन्होंने कंसेप्ट प्रस्तुत किया पश्चिम के सामने, जिस बात से टेस्ला बहुत प्रभावित हुए, और टेस्ला ने प्रभावित होकर के उनको बुलाया। उनसे पत्राचार है स्वामी जी का। पत्राचार के बाद वो बैठे, उन्होंने उस पर विज्ञान से बातचीत की, और ये बातचीत के बाद, उसके बाद टेस्ला ने बहुत कुछ लिखा उस पर। उन्होंने एनर्जी, मूल रूप से साधारण शब्दों में कहें तो उनका ये कहना था कि हमारा ये सूक्त यह कहता है कि ऊर्जा और तत्व ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही है। ऊर्जा को एक विशेष परिस्थितियों में तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है, और तत्व को कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊर्जा में दोबारा परिवर्तित किया जा सकता है। ये हमारा ये सूक्त कहता है। और स्वामी जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद, 3 वर्ष बाद, 1896 में उनके टेस्ला से बात होने के बाद, उनके 1903 में चले जाने के बाद, 1906 में आइंस्टीन ये प्रतिपादित करते हैं E=mc², और दुनिया आज उसको सिद्धांत कहती, ठीक है, विज्ञान के सिद्धांत सिद्ध किया उन्होंने। लेकिन सिद्ध भले ही आइंस्टीन ने किया हो, लेकिन बात वही है कि क्या ये ज्ञान नहीं था? ज्ञान तो था, आपने उसको सिद्ध किया है। विज्ञान कुछ और नहीं है, ज्ञान को सिद्ध करने का नाम विज्ञान है। इसलिए दोनों अलग नहीं हो सकते। जो मूल बात जिस पर मैं कहना चाहता हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी ने इस दुनिया को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश करी कि ज्ञान और विज्ञान की लड़ाई मत कराओ, अध्यात्म और विज्ञान की लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्राण और तत्व एक हैं, प्राण और आकाश एक ही है, उनके मिलने से ही ये सृष्टि है, ऐसे ही ये एक ही हैं। ज्ञान और विज्ञान अलग नहीं है। ज्ञान पहले से निरंतरता है, और ज्ञान की निरंतरता को उपयोगिता के अनुसार सिद्ध करना विज्ञान है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये अलग नहीं हो सकते। जब स्वामी जी ये कहें तो ये बात जो है, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। यहां मैं श्रेष्ठता शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये भौतिक जगत है। इस जगत में स्वीकार्यता उसी की होती है जो श्रेष्ठ है, अन्यथा ये शब्द मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठता नहीं है। स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने कहा है कि श्रेष्ठ नहीं, सब बराबर हैं, आप उसमें ना पढ़े। लेकिन ज्ञान आधार है, उसी के आधार पर विज्ञान खड़ा होगा। और ये विज्ञान, ये भौतिक जगत जो है, ये निश्चित रूप से विज्ञान पर ज़्यादा अवलंबित होना भी चाहिए, क्योंकि उससे विकास की बुद्धि जो हमको ईश्वर ने दी है, जो इंस्टीट्यूटिव नॉलेज जिसको कहते हैं, ये जो हमको पैदा होने के साथ सृष्टि से मिलता है, ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान और परिष्कृत विज्ञान के माध्यम से हो सकता है, उसको किया जाना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। मैं अंत में एक बात अपनी कह करके कि मैं कैसे स्वामी विवेकानंद जी को देखता हूँ, अपनी बात समाप्त करूँगा आप सबसे एक प्रश्न के साथ कि हम सब जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर हम गहरी नींद में हैं और
हमको उठा करके अचानक कहे जाए कि 10 सेकंड में या 20 सेकंड में स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई 2 बातें लिखी है, बताइए, तो जो हमारे ध्यान में सबसे पहले आएगा वही 2 बातें हम बताएंगे। और मुझे लगता है मेरे अधिसंख्य लोगों के दिमाग में 2 ही बातें सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के नाम सुनते ही अगर कुछ आएगी। एक तो भगवा कपड़ों में पहना हुआ एक संत, जिसको हम भारतीय संत, सन्यासी, भगवा पहने हुए संत हैं, भारतीय संत हैं, ठीक। और दूसरी बात शिकागो, वहाँ का उनका उद्बोधन। उन्होंने कहा, और अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों बहनों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका शब्द के साथ उन्होंने वहाँ पर अपने हिंदू धर्म की, भारत की प्रतिष्ठा को मान दिया। ये 2 बातें आती हैं ना, यही आती हैं। इसके अतिरिक्त किसी के मन में कुछ आता हो तो बताएं मुझे। पहली 2 बातें, बाकी और भी विवेकानंद जी को पढ़ने पे जाते हैं, पहली 2 बातें विवेकानंद जी की बात यही आती है ना 2। मनोज जी ठीक कह रहा हूँ, शिखर जी, है ना। तो ये 2 बातों में से एक बात क्या है, एक है उनका व्यक्तित्व, लुक, जो फिजिकल है, जो हमको दिखता है, शरीर, बॉडी, है ना। उनका स्वामी विवेकानंद जी बढ़िया दासाफा, एक अच्छा पीला व्यक्तित्व है, तेज है, ठीक। और दूसरी बात उनके द्वारा किया गया एक कृत्य, ठीक, या कह लें उनका वो विचार जो उन्होंने पश्चिम के सामने रखा, या उनके शब्द। एक बात भौतिक उनका दिखना, और दूसरी बात उनका विचार, उनके शब्द, 2 ही बातें हैं। तो मैं स्वामी विवेकानंद को, जहाँ से मैंने बात प्रारंभ करी थी, बीच में कहा था कि मेरे लिए स्वामी विवेकानंद जी व्यक्तित्व या बॉडी या शरीर और शब्द, शब्द या विचार, विचार को जब हम कहते हैं तो विचार 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, बल्कि 3 चीज़ों से, मन, बुद्धि और आत्मा। इन 3 से मिलकर विचार बनता है। मन, बुद्धि, आत्मा, ये 3 विचार को पैदा करते हैं, और उसके साथ शरीर। तो मन, बुद्धि और आत्मा और शरीर का सबसे संतुलित रूप अगर मैंने अभी तक कोई पाया इस विश्व में, तो वो स्वामी विवेकानंद है। और शायद इसीलिए क्योंकि वो आकर्षित क्यों करते हैं, जहां मैं बात प्रारंभ किया था वहीं अंत करना चाहता हूं, कि वो आज की पीढ़ी के भी बच्चे को आकर्षित इसलिए ही करते हैं। इसका नेचुरल कारण है, प्राकृतिक कारण है। स्वामी विवेकानंद से हर व्यक्ति आकर्षित होगा ही, क्योंकि वो मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर के सर्वश्रेष्ठ समुच्चय हैं, इसलिए वो आकर्षित करेंगे ही। इसलिए अगर आपको आकर्षित करना है इस दुनिया को, इस विश्व को, तो आपको मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर, इनका सर्वश्रेष्ठ नहीं तो श्रेष्ठ समुच्चय बनना पड़ेगा। वो बनने का प्रयास करें। मार्ग स्वामी जी ने स्वयं बताया हुआ है, उनको पढ़ें। उनके बताए मार्ग पर अगर चल सकती है लोग, तो निश्चित रूप से हम पूरे विश्व को आकर्षित कर पाएंगे।